मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। यूजीसी का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 सितंबर तक कराएं फाइनल ईयर की परीक्षाएं। सचिन पायलट के अधीन रहे पीडब्ल्यूडी में गहलोत सरकार की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 140 अधिकारी और कर्मचारी बदले। राज्य सरकार ने की गौशालाओं का अनुदान खत्म करने की तैयारी, अब गौ संवर्धन निधि का फंड का उपयोग होगा अन्य मदों पर खर्च। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराई जाए। अदालत ने कहा कि राज्य अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के बिना छात्रों को प्रमोट नहीं कर सकते। आदित्य ठाकरे की युवा सेना समेत कई याचिकाओं में कोरोना वायरस संकट के बीच परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाओं में छात्रों के सामने आने वाली कठिनाइयों का हवाला देते हुए कहा गया कि सभी शैक्षणिक संस्थान वायरस के संकट के कारण बंद है। मांग की गई थी कि परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। याचिकाओं में तर्क दिया गया था कि छात्रों ने 5 सेमेस्टर पूरे किए हैं और उनके कैम्युलेटिव ग्रेड सीजीपीए के आधार पर फाइनल ईयर के रिजल्ट घोषित किए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सितंबर के अंत तक परीक्षाएं आयोजित करने का आदेश दिया था। यूजीसी ने तर्क दिया था कि परीक्षा छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा करने के लिए कराई जा रही है और परीक्षाओं के बिना डिग्री नहीं दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की नगर पंचायत पुरवा के वार्ड नंबर 5 स्थित चंडीगढ़ी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किसान द्वारा रोपाई गई धान की फसल को अधिशासी अधिकारी की अगुवाई में पुलिस व प्रशासन के दम पर डंपिंग सेंटर बनवाने के नाम पर जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टर चलवाकर लहलाती हुई धान की संपूर्ण फसल को जोतवाकर शमशान करा दिया गया। आपको बताते चले कि नगर पंचायत पुरवा में शासन के निर्देशानुसार डंपिंग सेंटर बनाया जाना है, जिसमें पुरवा कस्बे के संपूर्ण कूड़े कचरे आदि को डाला जाएगा। इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वार्ड 5 स्थित चंडीगढ़ी में जीएस लैंड का चिन्हांकन किया गया था। प्रशासन की माने तो चयनित भूमि पर चंडीगढ़ी के कुछ लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं, जिसके चलते ड्रीम प्रोजेक्ट बनाने के लिए जमीन खाली कराई गई है। वहीं दूसरी ओर पीड़ित किसान के आरोप है कि नगर पंचायत पुरवा व शासन प्रशासन की तानाशाही और खुली गुंडई के चलते बुलडोजर और ट्रैक्टर चलवाकर जबरन हमारी लहलहाती हुई धान की फसल को जोतवाकर नष्ट कर दिया गया है, जबकि हम लोग करीब 35 साल से लगातार इसी भूमि पर खेतीबाड़ी करके जीवन यापन कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा हम लोगों को टारगेट किया गया है क्योंकि जहां हमारी फसल है उसके आमने सामने कई बीघे जमीन खाली पड़ी है। यही कस्बे में दूसरी जगह मुर्दाघर व कूड़ाघर के नाम भूमि दर्ज है। फिर भी हमारी लहलहाती हुई फसलों को शमशान बना दिया गया है, जबकि हम लोग फसल पकने तक के लिए समय भी मांग रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब किसान द्वारा फसल की रोपाई कराई जा रही थी तो उस वक्त प्रशासन ने रोका क्यों नहीं? साइड में तमाम खाली जमीन पड़ी होने के बावजूद भी किसान की फसल पर बुलडोजर क्यों चलवा दी गई है? बड़ी फसल जुतवाई जा रही है, इसका क्या रीजन है? इसका रीज़न ये है कि देखिए हमने बाउंड्री खिंचवा दी, ठीक है। बाउंड्री खिंचवाने के बाद ज़बरदस्ती इसको जो है यहाँ हरी वो फसल लगवा दी गई। कई बार उनसे कहा भी गया, ओरली भी कहा गया कि इसको आप हटवाइए। यहाँ पे और सरकारी जो सरकार के द्वारा वो दिए गए हैं, यहाँ पे तमाम चीज़ें बननी है। मटेरियल सेंटर बनना है, मटेरियल रिकवरी सेंटर, उसके लिए कई बार बताया भी गया, लेकिन इन लोगों ने नहीं हटवाया। और यही नहीं, बकरीद में जो मलबा जो यहाँ पे लगाया जाता है, इन लोगों ने अपनी राजनीति करके यहाँ पे वो कब्रिस्तान के लिए ऐसे वो खोद दिया और गड्ढा कर दिया कि हम किसी तरह से ज़मीन पे कब्जा कर सकें। और मलबा तक यहाँ पे नहीं वो डालने दिया जा रहा था। बवाल कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि ऐसा लग रहा था सरकारी ज़मीन जैसे इनके घर की ज़मीन। सर, जब इनकी फसल लगाई जा रही थी, धान रोपाई की जा रही थी, तब क्या इनको अवगत कराया गया था कि ऐसा ना करिए? हाँ, इनको अवगत कराया गया था, बराबर मना किया गया था। ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, दिखाते हैं कि सरकारी ज़मीन पे क्या कब्जा कर लेंगे। इनके आरोप है कि ऐसा हमको कुछ बताया नहीं गया फसल। हमेशा इनको जानकारी थी, इनसे मैंने पूछा था कि आपको ये जानकारी है कि सरकारी ज़मीन है? हाँ, कहीं हमको जानकारी है सरकारी ज़मीन है। तो हमने कहा जब तुमको जानकारी है सरकारी ज़मीन है तो तुम क्यों इस पे जो... क्या नाम है आपका? मैं मिथिलेश कुमार, मोहल्ला चंडीगढ़ी से। अभी जल्दी में ही चंडीगढ़ी जो है नगर पंचायत पुरवा में जुड़ा, विकास के लिए जुड़ा,
अब विकास के नाम पे केवल चंडीगढ़ी में कूड़ा घर बनाया जा रहा है, बाकी कोई विकास नहीं हो रहा है। चंडीगढ़ी में पूरे पूर्वा का कूड़ा केवल जमा किया जाएगा, ना चंडीगढ़ी में कोई एक खड़ंजा लगा है, ना नाली बनी है। लोग आज भी कीचड़ से मजा के आ जा रहे हैं, इतना परेशान है। गरीब आदमी की जो है खड़ी फसल जोत दी गई है, ये चंडीगढ़ी का विकास है, ये शासन की गुंडाई है। किसके साथ दी गई है जोतने के लिए? ये किसके कहने पर जोती जा रही है, क्या कयास जा रहे हैं? ये नगर पंचायत जाने किसके जो कहने पे जोत रहा है, नगर पंचायत संजय। जीवन क्या मामला है? मामला साहब है जमीन को मतलब ऐसा 35 साल से साहब काबिज आहिन, मतलब ऐसा पूर्वा टाउन में अब लाग है 2 साल थे, और उसके बाद चेयरमैन साहब हम मतलब ऐसा कब्जा ले लीन, मतलब कब्जा हम करे हैं और ज़बरदस्ती कब्जा साहब। ये धान फसल जो जुतवाई जा रही है किसकी है? ये साहब धान फसल हुई कहीं कि 6000 रुपया मतलब दे दो, किसने कहा? आराम से मतलब राजू चेयरमैन वो कहीं तो हमने मुझसे निकला मतलब ऐसा साहब अच्छा, उसके बाद दे के हम धान लगवा 6000 किसको दिए थे? 6000 रुपये देखभाल को, फिर क्या? और दिलाया इन्हीं के हाथ से दिया हमने। राजस्थान में सियासी संकट थमने के बाद मुख्यमंत्री बदलने की मांग करने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अधीन रहे पीडब्ल्यूडी में तबादलों पर बैन होने के बावजूद राज्य सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी कर दी है। राज्य सरकार ने गुरुवार को अलग अलग कई सूचियां जारी कर 11 अतिरिक्त मुख्य अभियंता और 122 XEN और JEN समेत कुल 140 अधिकारियों का तबादला कर दिया। ऐसा माना जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग में पायलट द्वारा लगाए गए कार्मिकों पर तबादलों की गाज गिरी है। सीएमओ के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी विभाग में यह तबादले किए गए हैं, क्योंकि राज्य में तबादलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इससे पहले सचिन पायलट के निर्वाचन क्षेत्र टोंक में कलेक्टर और एसपी को छोड़कर अन्य सभी विभागों के अफसर बदल दिए गए थे। पीडब्ल्यूडी की ओर से जारी आदेश के अनुसार टोंक में लगे अधीक्षण अभियंता देवीलाल आर्य का अधीक्षण अभियंता व तकनीकी सहायक संभाग टोंक में लगाया गया है। इनकी जगह आदेशों की प्रतीक्षा में चल रहे जगराम मीना को लगाया गया है। तबादला सूचियों में 11 अतिरिक्त मुख्य अभियंता, 34 XEN, 48 अधीक्षण अभियंता, 40 JEN, AE और 7 सहायक कर्मचारी शामिल हैं। आदेश के तहत अतिरिक्त मुख्य अभियंता विकास दीक्षित को अजमेर संभाग, रमेश मीना को उदयपुर जोन 2, मेघराज मीना को मुख्यालय, जसवंत लाल खत्री को पुलिस हाउसिंग जयपुर, रामधन बुनकर को प्रशासन जयपुर, सतीश चंद्र अग्रवाल को RSRDC जोधपुर, सुधीर गर्ग को प्लानिंग मुख्यालय और संजय भार्गव को ASTI में तैनाती मिली है। इनके अलावा राकेश भंडारी को RSRDC जयपुर, संजय सक्सेना को उदयपुर संभाग और प्रथम और BL बैरवा को प्रशासन जयपुर के पद पर लगाया गया है। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि तबादला सूची को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि विधायक लंबे समय से पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादला करने की मांग कर रहे थे। सरकार ने विधायकों को खुश करने की कवायद के तहत ही तबादले किए हैं। दरअसल बाड़ाबंदी के दौरान विधायकों ने अफसरों द्वारा उनकी बात न सुनने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शिकायत की थी। इसके बाद इन्हें बदलने के लिए विधायकों ने डिजायर भी दी थी। जालोर के मौदरान में वर्तमान में राज्य सरकार ने एक विधेयक पास कर गौ संवर्धन निधि 2016 में जिस मद से राजस्थान की गौशालाओं को अनुदान मिलता था और गौ संवर्धन के लिए कार्य किया जाता था, उस मद में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने नियम बनाया था कि इस मद का पैसा मात्र गौ माताओं, गौशालाओं के संवर्धन और विकास के लिए ही लगाया जाएगा। इस पैसे को अतिरिक्त चीजों में खर्च नहीं किया जाएगा, परंतु वर्तमान गाय विरोधी राजस्थान सरकार ने संवर्धन निधि में एक नया विषय जोड़कर इसे आम आपदा प्रबंधन में भी प्रयोग करने के लिए विधानसभा में विधेयक पास किया, जिसे लेकर प्रदेश के गौ भक्तों के साथ गौशाला संचालकों में भी भारी रोष व्याप्त है। गोपुत्र हरीश कुमार पुरोहित आलडी ने बताया कि इस विधेयक का विपक्ष ने पूर्ण रूप से विरोध किया, परंतु बिना बहस के हठधर्मी सरकार ने गाय विरोधी गतिविधि करते हुए इस संवर्धन निधि के फंड को अन्य आपदा प्रबंधन में भी प्रयोग करने का प्रस्ताव जबरदस्ती पास कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि वर्तमान सरकार की गाय माता के पक्ष में कोई विशेष रुचि नहीं है। यह सरकार धीरे धीरे गौशालाओं के अनुदान को भी खत्म करने का प्रयास कर रही है।
पिछली बार वर्तमान राजस्थान सरकार ने 9 महीने के अनुदान देने की बात कही थी। उस विषय को भी भूलकर राजस्थान सरकार ने इस निधि का अन्य मदों में उपयोग करने का जो अनुशंसा विधानसभा में प्रस्ताव पारित करवाकर की है, इससे धीरे धीरे गौशालाओं का अनुदान समाप्त हो जाएगा और सरकार इस निधि का दुरुपयोग कर गौशालाओं को हानि पहुंचाने की चेष्टा करेगी। इस दौरान गौपुत्र हरीश कुमार पुरोहित आलडी ने बताया कि राज्य सरकार के पास वर्तमान में जो गौशाला अनुदान के दायरे में नहीं है, ऐसी 1000 गौशालाओं की सहयोग करने का तो पैसा नहीं था, परंतु अन्य आपदाओं में खर्च करने के लिए उन्होंने गौ माता के फंड का पैसा बिल पास करा दिया। यह कैसी विडंबना है कि गौ सेवा के लिए इकट्ठे हुए पैसे को अन्य मदों में खर्च करके सरकार गौ भक्तों, गौ सेवकों और गौ सेवी संस्थाओं को जानबूझकर मूर्ख बना रही है। सरकार की गौ माता के प्रति उसकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। सरकार ने वादा किया था कि वे अनुदान भी बढ़ाएगी और 12 माह तक अनुदान देने की सिफारिश करेगी, परंतु सरकार हमारी गाय माता के मद में इकट्ठे हुए पैसे को अन्य मदों में खर्च करके गोवंश के प्रति अन्याय कर रही है। राजस्थान प्रदेश के गौ भक्त, गौशाला संचालक और गौ प्रेमी संगठन ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। इसके लिए संगठन पूरे राजस्थान में जोर शोर से आंदोलन चलाएगा। जय गौ माता जय गोपाल। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने 2016 में जो एक विधेयक पास किया था, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी पेपर पर 2% लगने वाला टैक्स एवं 2% मदिरा पर लगने वाला टैक्स सिर्फ गौ संवर्धन, गौ संरक्षण के लिए गौशालाओं को अनुदान के रूप में दिया जाएगा और वो पैसा अन्य मदों पर खर्च नहीं किया जाएगा। इसके बाद 24 अगस्त 2020 को वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने अभी एक नया प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो गौ संरक्षण, गौ संवर्धन निधि पैसा जो सरकार के पास में पड़ा है, वो आपदा कोष में अन्य मदों पर खर्च किया जाएगा। हम सभी राजस्थान के गौ भक्त इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि जो गायों के लिए निधि जो इकट्ठी की गई है और सरकार के पास में जो पैसा पड़ा है, वो सिर्फ गायों के लिए ही खर्च किया जाए। गौ संरक्षण, गौ संवर्धन और गायों के विकास के लिए ही खर्च किया जाए। राजस्थान में बहुत सारे ऐसे अनरजिस्टर्ड भी गौशाला है जो कि हज़ारों की तादाद में है और हज़ारों की तादाद में रजिस्टर्ड गौशाला है। अगर उन गौशालाओं को अनुदान नहीं मिलेगा तो वो गौशाला कैसे चलेंगे? जो निराश्रित, उपेक्षित, असहाय, पीड़ित गोवंश है, उनको अगर सेवा में पैसा नहीं मिलेगा सरकार की ओर से, तो वो गौ भक्त कहाँ से लाएंगे और कहाँ से उनका सेवा करेंगे? इसकी वजह से हम सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि जो गायों के लिए राशि इकट्ठी की गई है और जो पैसा है, वो सिर्फ उन गायों के लिए खर्च किया जाए, अन्य मदों पर खर्च न किया जाए। नहीं तो ये संपूर्ण गौ भक्त है, हम आंदोलन करेंगे और धरने पर बैठेंगे और गायों का पैसा गायों के हित में ही लगाया जाए। ये हमारा सरकार से निवेदन है। जय गौ माता जय गोपाल। अब खबर चित्तौड़गढ़ जिले से। थाना गंगरार पुलिस और माइनिंग विभाग की संयुक्त कार्रवाई से अवैध बजरी के 2 स्टॉक पर छापा मारा गया और 1350 टन बजरी जब्त कर 7 को किया नामजद। श्री दीपक भार्गव, जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ के द्वारा चलाए जा रहे खनिज बजरी की धरपकड़ के विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह व उप अधीक्षक व्रत गंगरार श्री नृतिराज सिंह के मार्गदर्शन में थानाधिकारी गंगरार श्री शिवराज गुर्जर के निर्देशानुसार बजरी माफिया व बजरी के स्टॉक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु दिनांक 27 अक्टूबर 2020 को श्री नगजी राम सऊनी थाना गंगरार में जाप्ता व माइनिंग विभाग के माइंस फॉरमैन श्री जमुना शंकर गुर्जर के साथ संयुक्त रूप से निकट ग्राम सोनियाना में सूलीखेड़ा जाने वाले रास्ते पर 2 अलग अलग स्थानों पर बजरी के स्टॉक पर छापा मारा गया तो एक जगह करीब 30 डंपर खाली किए हो 900 टन बजरी व दूसरी जगह पर करीब 15 डंपर बजरी खाली कर रखी थी। 450 टन बजरी, कुल 1350 टन बजरी होना पाया गया।
मौके पर बजरी स्टॉक करने वालों के बारे में जानकारी दी गई तो बजरी के 900 टन स्टॉक किसी योगेश खटीक निवासी सोनियाना, प्रहलाद जाट निवासी बावड़ी खेड़ा, जगदीश रेबारी, लालाराम रेबारी, नारायण जाट निवासी सूली खेड़ा व 450 टन स्टॉक भैरूलाल रेबारी व प्रकाश सुथार निवासी सूली खेड़ा द्वारा किए जाने पर प्रकरण कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जालोर जिले के मोदरान के निकटवर्ती गांव सांथू के गायत्री आश्रम स्थित बाबा रामदेव मंदिर में विष्णु स्वरूप जी महाराज के सानिध्य में लगने वाले 3 दिवसीय मेले को स्थगित कर गुरुवार को नेजा फहराकर प्रसादी वितरित की। महाराज ने बताया कि हर 6 माह में मंदिर प्रांगण में ध्वजा फहराई जाती है। तब से 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता है, मगर इस बार विश्वव्यापी वैश्विक कोरोना महामारी को लेकर मेला स्थगित किया। वहीं कार्यक्रम के तौर पर नेजा फहराकर प्रसादी वितरित की गई। इस मौके पर आश्रम में सारनेश्वर मठ से रणछोड़पुरी महाराज, सरदार सिंह, देवी सिंह पुरोहित, हुक्म सिंह दैया, हरमत सिंह, देवी सिंह पुरोहित, नरपत सिंह, करनाम देवासी व कोयाराम के अलावा सांथू गांव के कई भक्त मौजूद रहे। अब खबर जालोर जिले से। रामसीन कस्बे के मुख्य बस स्टैंड से आपेश्वर मंदिर जाने वाली सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त और जर्जर हालत में है। वहीं आपेश्वर मंदिर से मुख्य बस स्टैंड पर लीडी नाला होने की वजह से नाले पर डिप नहीं होने की वजह से नाले में तेज गति बारिश के मौसम में पानी बहता है। यह बाजार का मुख्य सड़क मार्ग स्कूल के बच्चे और राहगीरों को चलते वक्त कभी भी दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। वहीं आवागमन साधन को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लीडी नाले पर डिप नहीं होने की वजह से लीडी नाले दे रहा है मौत को दावत। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में नाला ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे डिप नहीं होने की वजह से सड़क का किनारा बारिश के मौसम में पता नहीं चलने से कभी भी बाइक सवार या वाहन चालक चलने वाले राहगीर नाले में गिर सकते हैं, जिससे बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। मगर ग्राम पंचायत व सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनदेखी नजर आ रही है। लीडी नाले के सामने मुख्य बाजार होने की वजह से ग्रामीणों का आवागमन चालू रहता है। डिप नहीं होने की वजह से कई आवारा पशु वाहन की चपेट में आने से मौत हो रही है। लीडी नाला अंदर से भी क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे तेज बारिश हुए बाजारों व घरों में पानी घुसने से ग्रामीणों को काफी नुकसान हो सकता है। भीलवाड़ा के सरस डेयरी में दूध प्रोसेसिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए नया संयंत्र बनाया जाएगा। इस संयंत्र का शिलान्यास शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। इस संयंत्र के बनने से सरस डेयरी में प्रतिदिन 7.5 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग किया जा सकेगा। वर्तमान प्रोसेसिंग प्लांट 1983 में शुरू हुआ था, जो कि लगभग 37 साल पुराना है, जिसमें अभी 2,50,000 लीटर ही दूध का प्रोसेसिंग हो पा रहा है। भीलवाड़ा डेयरी की एमडी आशा शर्मा ने कहा कि डेयरी संघ अध्यक्ष और विधायक रामलाल जाट के अथक प्रयासों से आज यह प्लांट स्वीकृत हुआ है, जिसके बनने के बाद यहां पर 5 लाख लीटर दूध प्रतिदिन प्रोसेसिंग किया जा सकेगा। यह प्लांट 74.72 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसके बनने से जिले के 30,000 से अधिक नए पशुपालकों की आजीविका प्राप्त हो सकेगी। अब यहाँ पर 2.5 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग होता है। इसके बनने पर यह क्षमता 7.5 लाख लीटर हो जाएगी। भीलवाड़ा जिले में भीलवाड़ा डेयरी के दूध संघ अध्यक्ष और विधायक रामलाल जी की दूरदृष्टि और अथक प्रयासों के कारण दूध संघ को 5 लाख लीटर पर डे प्रोसेसिंग प्लांट स्वीकृत हुआ है। DIDF योजना अंतर्गत उसकी लागत 74.72 करोड़ है। इस प्लांट के लगने से जिले के लगभग 30,000 नए पशुपालक दूध उत्पादकों को आजीविका के साधन मिलेंगे, उनके रोजगार में बढ़ोतरी होगी। पशुपालकों के साथ साथ जो हमारे उपभोक्ता है उनको बेहतर और उच्च क्वालिटी के दूध और दूध उत्पाद मिल सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य के द्वारा कल दिनांक 28 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस संयंत्र का शिलान्यास किया जाएगा।
इस कार्यक्रम के बाद हमारे प्लांट की जो क्षमता है वो 2.5 लाख से बढ़कर 7 लाख लीटर प्रतिदिन प्रोसेसिंग क्षमता हो जाएगी। भीलवाड़ा में जेईई और नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि परीक्षा रद्द नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष तूफान यादव ने कहा कि कोरोना संक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में केंद्र सरकार जेईई और नीट परीक्षा करवाने जा रही है। परीक्षा के दौरान यदि कोरोना संक्रमण फैल जाता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसके कारण हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर परीक्षाएं रद्द करने की मांग की है। आज युवा कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ जो एक केंद्र सरकार का जो एक बहुत ही अड़ियल फैसला जो आया है, जो IIT जेईई के जो एग्ज़ाम जो केंद्र सरकार जो कराना चाह रही है, जिस समय पे जहां पूरा देश कोविड से जूझ रहा है और आज हर दिन लाखों के हज़ारों की तादाद में पेशेंट आ रहे हैं, तो वहाँ ऐसे समय पर केंद्र सरकार द्वारा छात्रों की जीवन मुसीबत में डालकर ये एग्ज़ाम करा रही है, तो उसके विरोध में हमने प्रदर्शन किया है ताकि ये एग्ज़ाम स्थगित करे केंद्र सरकार, होश में आए, शिक्षा मंत्री जी होश में आए और ये एग्ज़ाम कैंसिल करें ताकि बच्चों के जान से कोई खिलवाड़ ना हो, जो छात्र हैं उनकी जान से कोई खिलवाड़ ना हो। ये हमारा प्रश्न। अब खबर चूरू जिले से। सरदार शहर वार्ड 33 में स्थित गैनानी के नाल अवरुद्ध हो जाने से गंदा पानी घरों में घुस गया, जिसके कारण आक्रोशित वार्ड के लोगों ने प्रदर्शन किया तथा पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। वार्ड के लोगों ने बताया कि वार्ड में लंबे समय से यह समस्या चली आ रही है, इसके लिए उनको कई बार ज्ञापन दिए गए। आखिरकार पालिका प्रशासन ने गैनानी से पानी निकासी के लिए 50 लाख रुपए की लागत से नाले का निर्माण किया गया। नाले के निर्माण इस प्रकार किया गया कि पानी का निकासी नहीं हो रही है। नाला ओवरफ्लो होकर गंदा पानी घरों में जा रहा है, जिसके कारण वार्ड के लोगों को विभिन्न समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण मौके पर पहुंचे और वार्ड के लोगों की समस्या सुनी तथा आश्वासन दिया कि वार्ड के लोगों की कमेटी बनाकर पानी निकासी की समस्या का स्थायी हल निकाला जाएगा। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष महावीर माली ने बताया कि यह समस्या पिछले 10 वर्ष से चल रही है। इस समस्या के निराकरण के लिए नगर पालिका ने लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन ठेकेदार ने सही काम नहीं किया, जिसके कारण समस्या कम होने की बजाय बढ़ गई। प्रतिपक्ष के नेता राजकरण चौधरी ने बताया कि इस वार्ड में सबसे ज्यादा पैसे लगाए गए हैं, फिर भी समस्या का निराकरण नहीं होना ठेकेदार के कार्यों पर सवालिया निशान है। बहुत वर्षों से, आज से नहीं है, करीबन 30-35 सालों से ये समस्या है और बीच बीच में करीबन 5-7-10 साल ये समस्या हल भी होगी, क्यों अपनी योजना ने जो ये बनाया था सिस्टम, अभी ये 10 साल से एकदम व्यवस्था खराब हो गई, एकदम खराब हो गई और नगर पालिका ने कोई पैसे देने की कमी नहीं रखी है। 50 लाख रुपये बर्बाद हो गए, लेकिन मॉनिटरिंग करने वाले सही नहीं थे और ठेकेदार और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि मिली भगत से और यह समस्या है। मैं कहता हूँ कि ये मोहल्ले की कमेटी बनो और मोहल्लेवासी सब, किसी की कोई राजनीति कोई पार्टी नहीं है, सब मोहल्ले के एक होकर और अधिकारी अपना तरीके से काम करें, मोहल्लेवासियों की राय मशूरा लेके। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि ये गंदे पानी से निजात पे है। मोहल्लेवासी सभी इससे बहुत बड़े दुखी है कि बरसात आ जाती है, कोई छत पर बैठता है, कोई कहीं बैठता है और स्कूल नहीं, बच्चे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और आए दिन गाय पौधे सब इस नाले में पड़ते हैं, बंद होए। और जो ये नाला बने इस नाले की तो देख हालत, आगे इस बाबूलाल जी शर्मा का घर है, उस घर में 7 फुट तक पानी भर गया। उसके घर में खाने के लिए क्या नमक हल्दी तक नहीं बची, पानी भरीज गया। लेकिन जनप्रतिनिधि और तो वो अपने वोटों के टाइम तो सब आ जाते हैं, मैं भी आ जाता हूँ, आप भी आ जाते हैं, लेकिन इस समस्या के टाइम कोई नहीं आता है। और मैं तो एक ही कहता हूँ, प्रशासन खड़े हैं, ईओ साहब खड़े हैं, हमारे राजकरण जी प्रतिपक्ष भूतपूर्व खड़े हैं और राजकरण जी या तो कहीं जाते नहीं हैं, जाते हैं वो समस्या का निराकरण करते हैं। क्योंकि मोहनलाल जी चौधरी के सपुत्र है, मैं उसके साथ वार्ड पार्षद रहा हूँ। मोहनलाल जी एक ही काम कहते थे कि मुझे काम चाहिए, तो इसी
कि ये पक्ष इन पर चलते हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये अच्छा काम कराएंगे। ये समस्या देखी गई है, पूरा मौका भी देखा गया है, सभी जनप्रतिनिधि और आम जनता भी उपस्थित है। तो आज ये जो निर्णय लिया गया है कि भाई मोहल्ले वालों से भी एक कमेटी बनाई जाएगी 5 आदमी की, और अपने जो आधिकारिक स्तर पर नगरपालिका स्तर पर भी 5 आदमी की कमेटी बनाई जाएगी, और इनसे सलाह मशविरा करके ही इस समस्या का जो भी उचित समाधान होगा वो करवाया जाएगा, ताकि इनको भविष्य में कभी ऐसी समस्या का सामना नहीं करना। सरकार का बजट पूर्व में जो काम हुए हैं गलत हुआ है तो उसकी जांच करवा लेंगे, और पूर्व में इस वजह से इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ क्योंकि इनका प्रतिनिधित्व नहीं था, इनसे पूछा नहीं गया। इस बार हमारा प्रयास ये है कि इनसे पूछेंगे, ताकि कल को ये ना कह देंगे साहब हमसे पूछा नहीं था ये फिर गलत हो गया। इस बार अपना प्रयास ये है कि ये जो कहेंगे फिर उस हिसाब से अपन एक बार जो भी ऑफिशियल विचार विमर्श होगा फिर इसका समाधान करेंगे। साल तो हमारा बोर्ड का गठन रहा, मेरी बहन सुषमा पिंचा चेयरमैन रही और मैं प्रतिपक्ष में था। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वार्ड नंबर 33 में नगर पालिका में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ। अब मुझे ये देख के समस्या हैरानी हो रही है कि आखिर वो पैसा गया कहाँ, और अगर पैसा गया तो काम क्यों नहीं हुआ। जनता आज भी वैसे त्रस्त है और लोग कितने आक्रोशित है, आपने देखा, परेशान भी है, लोगों के घरों में पानी घुसा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन से प्रशासक लगा, हमारे ईओ साहब को सारे पावर्स मिले, हमारे माननीय विधायक भवनलाल जी शर्मा ने हमें बुला के और शहर की 5 समस्याएं बड़ी गिनाई और बोले अब आप मॉनिटरिंग करो और अधिकारी जी को साथ ले जाओ, और 5 समस्याओं में सबसे बड़ी 33 नंबर की महावीर जी ने वहाँ जाके बार बार हमारे लोगों ने कहा। आज हम यहाँ आए हैं सभी अधिकारियों को लेके, और विश्वास मेरा ये है कि भाई जल्दी से जल्दी, और कमेटी आज निर्णय हुआ है, कमेटी बना देंगे और अधिकारियों के साथ मिलकर उनका पूरा सहयोग करके इसी मोहल्ले में आके ये पूछेंगे, बोलो आपकी समस्या का निदान हुआ या नहीं। आशा ऐसी करते हैं। धन्यवाद। अब खबर श्री गंगानगर से। सूरतगढ़ के शोपुरा कस्सी नेशनल हाईवे संख्या 62 पर सरदारगढ़ मोड़ के समीप गुरुवार दोपहर बाद करीब 6 बजे बाइक पर सवार पति पत्नी एक कार की चपेट में आने से घायल हो गए। राहगीरों ने 108 को सूचना देकर घायलों को सूरतगढ़ सरकारी अस्पताल में भिजवाया। मिली जानकारी के अनुसार गांव 36 LNP निवासी रामकुमार नायक अपनी पत्नी के साथ और बेटे के साथ सूरतगढ़ में रह रही अपनी बेटी से मिलकर 2 बाइकों पर वापस गांव 36 LNP जा रहे थे। बेटा बाइक लेकर दंपति से आगे निकल गया। तभी जब दंपति सरदारगढ़ मोड़ के पास पहुंचे तभी एक ओवरटेक कर रही कार की चपेट में दंपति आ गए। राहगीरों ने घायलों को संभाला तथा आगे जा रहे उनके बेटे विक्रम को घटना की सूचना दी। सूचना पर विक्रम वापस आया। तब तक गंगानगर से सूरतगढ़ जा रही 108 एम्बुलेंस से घायलों को सूरतगढ़ राजकीय चिकित्सालय भिजवा दिया गया था। दुर्घटना में 52 वर्षीय रामकुमार को गंभीर चोटें आई हैं। परिजन उसे सूरतगढ़ के अपेक्स अस्पताल ले गए, जहां पर घायलों का उपचार जारी है। कार चालक ने दिखाई इंसानियत और दुर्घटना होने पर कार चालक ने इंसानियत का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए दोनों घायलों को अस्पताल ले गए। सूचना मिलने पर सदर थाना के उप निरीक्षक प्रति मौके पर पहुंचे तथा दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।